8वीं अनुसूची में शामिल करने की कवायद चल रही है और हम अश्लीलता के उस दंश को झेल रहे हैं। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ आज वो इस दुर्दशा को झेल रही है। अभी हाल में ही बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए कि किसी ने किसी महिला अभिनेत्री पर अभद्र गाने गा दिए, किसी ने किसी की चाची की बाची को सपने में आने लग जाती है। अनपढ़ लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, अगर उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगी तो मैं कंप्लेंट करूंगा। अगर ये सुपरस्टार हैं तो क्या कारण है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक हिंदी फिल्म में इनको खड़ा नहीं किया जाता है। एकमात्र रवि किशन को छोड़ दिया जाए तो कोई खड़ा होने के लायक नहीं है। ये स्वयंभू हैं, स्वघोषित सुपरस्टार हैं, गांव से आए हैं, उम्मीद से अपेक्षा से ज़्यादा इनको मिल गया है, दिमाग ख़राब हो गया है इनका क्या उपाय है? इनको पकड़िए और भरपेट पिटाई कीजिए इनको तब तक मारिए जब तक ये कसम खा करके ना बोले कि दोबारा अश्लीलता ना गाऊंगा, ना अश्लीलता लिखूंगा, ना अश्लीलता बोलूंगा। शायद अंत में वही दवाई है और ये चल रहा है, ये अभियान चालू है। ये कई बार गए हैं, बहुत पिटाई खाए हैं, कहीं ये शो में गए वहाँ पिटाई खाए हैं, कहीं शूटिंग करने गए वहाँ पिटाई खाए हैं। यूएनएन मीडिया पे स्वागत करते हैं धीरज पंडित जी का, जो पहली बार यूएनएन मीडिया के ऑफिस आए हुए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और इंडस्ट्री ने कई अच्छी फिल्में दी, बहुत पारिवारिक फिल्में दी और टीवी पे देखते हैं इसके व्यूवर्स काफ़ी अच्छे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, देखेंगे भोजपुरी की ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जब सामने मुंह पे बात आती है तो अभी भी अश्लीलता है, गंदगी है, ये है। कोई भी सामने से भोजपुरी को वैसे एक्सेप्ट नहीं करता है जैसे कैमरे के पीछे होता है ना, मोबाइल पे जिस तरह एक्सेप्ट करता है। हर किसी को गाना सुनना सब पसंद है, पार्टी में गाना भोजपुरी चाहिए, लेकिन जब सामने तो अरे अश्लीलता, इसको कौन सुनता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या इसमें उन एक्टर की दोष है जो मशहूर होने के बाद भी ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग्स बनाते हैं, या एल्बम इंडस्ट्री के उन लोगों का दोष है जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी ऊटपटांग गाना बनाते हैं ताकि हिट हो जाए? मनोज तिवारी जी को एक बड़ा श्रेय जाता है। बतौर सिंगर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनको स्वीकार किया। उन्होंने कभी अश्लील गाने नहीं गाए, लेकिन उसके बाद दिनेश लाल यादव जी का प्रादुर्भाव होता है, वो आते हैं। उसके बाद फिर पवन जी का आगमन होता है, खेसारी जी का आगमन होता है, कल्लू का आगमन होता है, और धीरे धीरे करके एक धारणा बन गई कि आप भोजपुरी में गाना गाइए तो हीरो की एंट्री सबसे पहले टिकट आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ ऐसे भी गाने रहे जो बहुत अश्लील रहे। मैं किसी का नाम अगर न लूं तो अश्लीलता से उन्होंने शुरुआत की, और मुझे लगता है कि दोषी जितने गीतकार, संगीतकार और गायक हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोषी जो हैं वो श्रोता वर्ग भी हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है जो अपने ऑटो में, अपने घर में बैचलर रहते हैं तो यही सारे गाने सुनते हैं और खूब आनंद लेते हैं वो। तो गाना अगर बन रहा, अगर हम एक सिरे से नकार दें कि नहीं मुझे ये गाना सुनना ही नहीं है, तो किसी की हिम्मत नहीं, कोई गाना क्यों बनाएगा। लेकिन उनको पता है कि हाँ, हमारे श्रोता वो रिक्शा ठेले वाले हैं, और इन्हीं रिक्शा ठेले वालों ने इन लोगों को प्रेरित किया है ऐसे गाने बनाने के लिए। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता नहीं है, बहुत ज़्यादा डुअल मीनिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हाँ, यही एक रीज़न रहा कि एक संभ्रांत परिवार, एक पढ़ा लिखा वर्ग भोजपुरी से कट गया। वो हिंदी में अश्लीलता देख रहे हैं, वो सारे हर तरह के परिधान जो हमारी अभिनेत्रियां पहन रही हैं उनको देख करके वो एंजॉय करें, लेकिन भोजपुरी में अगर थोड़ा भी, एक तो शारीरिक जो उनकी बनावट है उसके आधार पर जो उनको परिधान पहनाए जाते, कपड़े पहनाए जाते हैं, वो बिल्कुल मिसमैच वाला मामला है। और उसके बाद वो डुअल मीनिंग बोल करके लोगों को गुदगुदा करके वो तालियां बटोरने का जो एक चलन चला है, उसने भोजपुरी को बिल्कुल रसातल में भेज दिया है। आज देखिए, वो हर रीजनल इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ की हो, बांग्ला हो, इवन उड़िया इंडस्ट्री देख लीजिए, बहुत गरीब इंडस्ट्री है। पंजाबी इंडस्ट्री देखिए कहाँ पहुँच गई। उसके मुकाबले इतना बड़ा दर्शक वर्ग, हिंदी के बाद सबसे बड़ा दर्शक वर्ग अगर कहीं है तो वो भोजपुरी में, और भोजपुरी देखिए आज हाशिए पर है। उसका कारण क्या है? उस कारण पर कई बार चर्चा हुई है, आलोचना हुई है, समालोचना हुई है, और स्थिति यही बड़ी जर्जर है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, अगर 0.1% कलाकारों को छोड़ दिया जाए, 2 4 5 नाम ही आप गिन लीजिए, उसके बाद सबकी स्थिति इतनी बदतर है कि उनसे अगर 5,000 रुपये मांग लिए जाएँ तो उनको नहीं निकलेंगे उनके पास। लेकिन वो एक पता नहीं कौन से एक दुनिया में वो जी रहे हैं कि हाँ, उन्हें काम भी करना है। और मैं पता नहीं, बोलते बोलते भावुक हो जाऊंगा, मुझे बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ आज वो इस दुर्दशा को झेल रही है, उससे बड़ी पीड़ा होती है। जिम्मेदार
कुछ ये जो म्यूज़िक कंपनियां आई हैं जिन्होंने ऐसे रिक्शा ठेले वाले सिंगरों को बढ़ावा दिया है, वो जिम्मेदार ज़रूर हैं। मैं फिर कहूँगा कि भोजपुरी फिल्मों में इतनी अश्लीलता नहीं है, एल्बम्स के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषा बदनाम हो रही है। आज 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कवायद चल रही है और हम अश्लीलता के उस दंश को झेल रहे हैं। अभी हाल में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए कि किसी ने किसी महिला अभिनेत्री पर अभद्र गाने गा दिए, किसी ने किसी की चाची की बाची को सपने में आने लग जाती है। ये नराधम है, ये नराधम है, आपस में कट मर रहे हैं। आई थिंक यही है कि होता है ना सर, एक आप खुद का संगठन बना रहे हैं, यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जिससे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं यूनिटी हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सामने से वार ना करके अंदर ही अंदर कोई किसी पे गाना बना रहा है, तो किसी का वॉइस वायरल हो रहा है, किसी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री का अगर ये हाल है तो कहीं कुछ हद तक इस इंडस्ट्री के जो करता धरता इस वक्त बने हैं बड़े सुपरस्टार्स, उनकी भी कमियाँ हैं? देखिए, जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन वो हर किसी को जाके रोक तो नहीं सकते ना। अब एक कमरे में बैठ करके हारमोनियम पर 4 लोग हंसी ठट्ठा करते हुए, ठहाका लगाते हुए किसी एक अभिनेत्री को निशाना बनाते हैं, ये सर्वथा जघन्य पाप की श्रेणी में आना चाहिए, अपराध है ये। मैं नॉर्थ इंडिया फिल्म यूनियन का मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने फिर लिखा फेसबुक पर और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगी तो मैं कंप्लेंट करूँगा। कुछ ऐसे गायकों के बारे में भी लिखा कि आप इस तरह की अश्लीलता को बढ़ावा मत दीजिए। एक तरफ रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कवायद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, संसद में आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अश्लीलता को मढ़कर हमें उपहासित, अपमानित, उपेक्षित किया जा रहा है। तो एक ही इंडस्ट्री में 2 वर्ग हैं, एक आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग टांग पकड़ के खींच रहा है कि नहीं, रहो यहीं रहो, यहाँ से आगे मत जाओ। इनका क्या उपाय है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? मैं अगर अपने अंदाज में कहूँ तो इनको पकड़िए और भरपेट पिटाई कीजिए इनको तब तक मारिए जब तक ये कसम खा करके ना बोले कि दोबारा अश्लीलता ना गाऊंगा, ना अश्लीलता लिखूंगा, ना अश्लीलता बोलूंगा। इनकी एक शायद अंत में वही दवाई है और ये चल रहा है, ये अभियान चालू है। ये कई बार गए हैं, बहुत पिटाई खाए हैं, कहीं ये शो में गए वहाँ पिटाई खाए हैं, कहीं शूटिंग करने गए वहाँ पिटाई खाए हैं। तो ये भी एक दौर चालू है इनका। वैसे एक अश्लीलता तो खैर वो हमेशा चलने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि कितनी कोशिश करते हैं, मैं खुद लाइव आके कितनी बार बोलती हूँ लेकिन कुछ नहीं होता। एक नया चला है कि मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, मैं ही नंबर 1। और अगर रियलिटी देखी जाए, क्योंकि हम मीडिया से हैं, हम जाहिर सी बात है हम थोक बजा के ही खबरें करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे, उसके बाद भी बोलते हैं बोलने दीजिए मैं नंबर 1। ऐसे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्वघोषित सुपरस्टार हैं, स्वयंभू बोला जाता है इनको। अगर ये नंबर 1 हैं तो आप बतौर पत्रकार आप देखिए कि हिंदी इंडस्ट्री के जो दिग्गज कलाकार हुए हैं, इरफान खान ले लीजिए, नवाजुद्दीन ले लीजिए, मनोज वाजपेयी ले लीजिए, अब रीजनल में जाइए तो उत्तम कुमार से लेकर तापस पाल से लेकर के जीत, प्रोसेनजीत हैं, साउथ में तमाम नाम गिन लीजिए आप। ये सुपरस्टार हैं और इन्होंने समय के साथ अपने आप को साबित किया। इनके तो मंदिर भी बने हैं। रजनीकांत रीजनल सुपरस्टार है, उनके मंदिर हैं। बिल्कुल। कलकत्ता में सुचित्रा सेन से लेकर उत्तम कुमार महानायिका की श्रेणी में आते हैं। अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता है और इन्होंने झंडे गाड़े हैं। अगर ये सुपरस्टार हैं तो क्या कारण है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक हिंदी फिल्म में इनको खड़ा नहीं किया जाता है, जबकि हर रीजनल सिनेमा का कलाकार हिंदी सिनेमा में काम करता है, उनको सम्मान के साथ बुलाया जाता है। एकमात्र रवि किशन को छोड़ दिया जाए तो कोई खड़ा होने के लायक नहीं है। ये स्वयंभू हैं, स्वघोषित सुपरस्टार हैं, गांव से आए हैं, उम्मीद से अपेक्षा से ज़्यादा इनको मिल गया है, दिमाग ख़राब हो गया है इनका, कला के प्रति समर्पण बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ पैसे जो इन्होंने कभी देखे नहीं थे वो देख लिए हैं, अब इनको लगता है कि यही इनकी जर्नी समाप्त है और यही लास्ट लाइन है। इसके आगे तो शायद फिर धरती ख़त्म हो जाती होगी, फिर इसके बाद सीधा अंतरिक्ष में कूद जाएंगे। तो इन्होंने अपने हिसाब से एक लकीर खींच दी है। लेकिन नहीं, सुपरस्टार की इस दौड़ में मैं उनको मानता हूं कि जो सचमुच कला के दम पर आके आए हैं और कला में उन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, वो रवि किशन है। उसके अलावा तो सभी सुपरस्टार हैं। कम से कम एक्टिंग ना भी हो, कम या ज़्यादा भी हो, आप अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
उसमें जैसे मनोज तिवारी जी आते हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी आते हैं, इनके व्यवहार की चर्चाएं हैं कि सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अशिक्षा वाला मामला है ना, ये सुपर स्टारडम वाले मामले को बहुत आगे लेकर के जाता है, और ये अनपढ़ लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं। वो तो है सर। खैर आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपके जो आजकल जो नए प्रोजेक्ट पे जिस पे वर्क कर रहे हैं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। लास्ट मेरी हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई है जंक्शन वाराणसी। जंक्शन वाराणसी के बाद अभी मैं पूर्वांचल पे काम कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ है। और इसके बाद द लॉस्ट आइडेंटिटी मैंने फ़िल्म लिखी है, जो अनाथ बच्चों के जीवन पर आधारित है, कि कैसे अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों का शोषण हो रहा है और कैसे एक पूरा राजनीतिक तंत्र उसके पीछे लगा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। खैर काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं और हम भी इंतज़ार करेंगे आपके वेब सीरीज़ के लिए। खैर अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच ऑफिस आने के लिए और अपने लाइफ से जुड़े इतने अच्छे फैक्ट शेयर करने के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि अगर आप ओपिनियन पूछे तो बहुत बेबाकी से बोलना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं, जो बहुत ज़रूरी है सर। निर्भीक भाव से अपना पक्ष रखना बहुत आवश्यक है। लोग कई बार रिश्तों को बचाने या फिर अपने रोज़गार में खतरा ना आए, इसके चक्कर में बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते। इंडस्ट्री में चापलूसी से बहुत चीज़ें छुप जाती हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि कहीं रिलेशन ना खराब हो जाए, हाँ। काम नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं अगर चापलूसी ना भी करूं तो भी मैं काम पैदा कर दूंगा। इसलिए अब मैं कलाकार नहीं, अब तो डायरेक्टर हूँ। अब मैं काम मांगता नहीं, काम देता हूँ। क्या बात है, ये होना चाहिए। मैं काम मांगता नहीं हूँ, काम देता हूँ और डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ। खैर ऐसे ही बेबाक हैं हमारे धीरज पंडित जी, और इनसे जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।